हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने पेश हूं। कल का जो पाठ रहा था आपका सामाजिक 9वीं क्लास के सामाजिक बुक का नागरिक शास्त्र पाठ का पाठ नंबर 4 ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में हम कल अध्ययन कर रहे थे 4 का परसों, और आज कर रहे हैं हम 5 का शेष पाठ नंबर 2। और इस पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं के कामकाज में हम पढ़ रहे हैं आज प्रश्न नंबर 5 अभ्यास का, और प्रश्न नंबर 5 में है आपका भारत में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्यों। भारत में आपको पता है कि संसद के 2 भाग हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। और जो लोकसभा है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों, उसके पास अधिक से क्षमता क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपको पता है कि लोकसभा है ये लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। जनता अपने में से ही कुछ लोगों को लोकसभा क्षेत्र से चुन करके भेजती है, और इसको ये ज्यादा शक्तिशाली होती है राज्यसभा से। इसका कारण ये है कि नंबर 1 तो जो कानून बनाने का जितना भी मतभेद हो जाता है, कानून बनते हैं जिन कानूनों पर, उन कानूनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता लोकसभा को दी जाती है। कोई कानून है, विधेयक है, बिल पास होना है, यदि उस पर कोई दोनों संसद में मतभेद हो जाता है तो प्रेफरेंस लोकसभा को दी जाती है, न कि राज्यसभा को। क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो स्थायी 6 साल के लिए चुने होते हैं और उनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। जबकि जो लोकसभा के सदस्य हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। नंबर 2, वित्त विधेयक पर लोकसभा को अधिक अधिकार है। धन विधेयक, जितने भी धन विधेयक, खर्चे के विधेयक पास किए जाते हैं वे पहले लोकसभा में पास किए जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं। लोकसभा के विधेयक पास पर राज्यसभा रोक नहीं लगा सकती। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करती है, 14 दिन की देरी कर सकती है। यदि 14 दिन में राज्यसभा ने लोकसभा के विधेयक को पास नहीं किया तो बिना पास किए, बिना ही उनकी मर्जी के भी वो विधेयक पास हो जाता है। इसलिए लोकसभा की धन के विधेयक में कोई खास अहम भूमिका नहीं है कोई, लेकिन लोकसभा के बिना वो विधेयक पास नहीं हो सकता। यदि हम मान भी लें कि कोई राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा में बिल दोबारा आ जाता है, तो लोकसभा उसको पास करे ना करे, लागू करे, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वित्त विधेयक में, धन विधेयक में लोकसभा की राज्यसभा से अधिक शक्ति है, अधिक अधिकार है। नंबर 3, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। देखिए, लोकसभा में जितने मंत्री होते हैं उन सब मंत्रियों का नेता प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रपति की सहायता से या राष्ट्रपति की सहायता लेकर के दूसरे मंत्रियों का निर्माण करता है। और इसलिए सारे के सारी मंत्री परिषद है, उस सारे का नियंत्रण है वो लोकसभा के ऊपर होता है। जो मंत्री परिषद का नियंत्रण है वो सारा लोकसभा करती है, क्योंकि सारा लोकसभा से अरेंजमेंट होता है। तीसरा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा वो लोकसभा लोगों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों के जो नेता होता है, जिस पार्टी का नेता होता है, बहुमत प्राप्त पार्टी होती है, उसका जो नेता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और वो लोकसभा का होता है। तो इसलिए जो भी लोकसभा में से बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता है उसको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री जिसका होगा तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। इसलिए भारत जैसे देश में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, 5 प्रश्न आप लोगों को समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, कार्यपालिका क्या संक्षेप में बताएं। कार्यपालिका हमारी जो केंद्रीय शक्ति है वो 3 भागों में बटी हुई है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में।
तो इसमें कार्यपालिका वो है जो हमारे कानून नियम जितने भी हैं जिनको लागू किया जाता है। विधानपालिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं और न्यायपालिका के द्वारा कानूनों की रक्षा की जाती है। तो कार्यपालिका का काम क्या रहा? लागू करना। तो लागू करती है उस कानून, उसको फील्ड में लेके आती है और फील्ड में उसको लागू करती है। तो इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका हमारे देश में खासकर दो प्रकार की। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह सारे होते हैं और जो 5 साल के लिए चुनाव के द्वारा चुने हुए मंत्री होते हैं। इसमें राज्य स्तरीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और राज्य प्रधानमंत्री ये प्रकार मंत्री होते हैं। लेकिन इसमें कार्यपालिका के साथ साथ राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ हमारी स्थायी कार्यपालिका भी होती है। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, कार्यपालिका 2 हिस्सों में काम करती है। एक वो कार्यपालिका है जिसमें मंत्री आते हैं, विधायक उनको कोई महकमे दिए होते हैं, किसी जैसे शिक्षा मंत्री, वन विभाग मंत्री, रेल मंत्री, इस प्रकार को विभाग दिए होते हैं। इसके साथ साथ बड़े अफसर भी होते हैं हमारे स्थायी, जो स्थायी रूप से चुने हुए नहीं बल्कि नौकरी में होते हैं। AS, IAS बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। अधिकारी पूरी उम्र के लिए या 58 साल तक की उम्र के लिए चुने हुए होते हैं। ये एक प्रोसेस के अंदर आते हैं और लंबी नौकरी करते हैं और इन्हीं के नाम पर ही शासन चलता है। इनको हम हटा नहीं सकते। जैसे कि इनका कार्यकाल 5 साल होता है या किन्हीं कारणों से इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इनको हटाया नहीं जा सकता। ये अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई के बलबूते पर, अपनी शिक्षा के बलबूते पर आते हैं और प्रशासनिक जितने भी काम काज है इन्हीं के नाम पर चलते हैं। तो समझ में आया आपको कि कार्यपालिका हमारे 2 भागों में है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। मेन काम स्थायी पालिका है, लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में राजनीतिक दखलंदाजी होने के कारण, इनके प्रभाव के कारण ये लोग जो स्थायी है अस्थायी लोगों से भय खा करके भ्रष्टाचार, गलत काम या तबादले के डर से वे अपना गलत काम कर बैठते हैं। तो लेकिन असली वास्तविक शक्ति होती है वो स्थायी कार्यपालिका के पास होती है, जो ऑफिसर हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मंत्री परिषद में कितने मंत्री है और 3 वर्ग के कौन कौन से हैं? मंत्री परिषद के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? मंत्री परिषद में नंबर 1 कैबिनेट सत्र के मंत्री होते हैं, जो पहली क्वालिटी में आते हैं। दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और तीसरा राज्य मंत्री होते हैं। 3 श्रेणियों में हम मंत्री परिषद के मंत्रियों को बांटते हैं, उनको कार्यभार उनको सौंपते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 8 और 8वां प्रश्न आपका मुख्य प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा लोकतंत्र में ये जरूरी है कि यदि न्याय ना होगा, स्वतंत्र न्याय नहीं होगा, तो उसका फैसला सही नहीं होगा। फैसले सही नहीं होने के कारण बहुत सारी बुराइयां उस सरकार में, लोकतंत्र सरकार में प्रवेश कर जाएगी। लोकतंत्र सरकार का एक गुण है कि उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो न्यायपालिका उसकी स्वतंत्र होनी चाहिए। तो न्यायपालिका विधानपालिका तथा कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमारे जैसे देश में जो न्यायपालिका है वो ना तो कार्यपालिका के अधीन है ना न्यायपालिका के अधीन है, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। न्यायपालिका के कार्य में न तो विधानपालिका पर अपना प्रभाव डाल सकते, जिसने कानून बना दिया उसकी रक्षा करना। न्यायपालिका चाहे कानून बनाने वाला भी कुछ कहे, इसको रक्षा करने वाला कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार कार्यपालिका जिसने कानून लागू कर दिया है वो भी न्यायालय में यदि इसमें कोई गलती आती है, न्यायपालिका अपना फैसला सुरक्षित रखेगी, कार्यपालिका उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। भारत जैसे देश में न्यायपालिका को सबसे अधिकार होता है। इसीलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसमें प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों का कोई रोल नहीं होता। और न्यायाधीश को हटाना इतना आसान नहीं होता। न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसको हटाना इतना आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया के अंदर न्यायाधीश को इसी प्रकार लगाया होता है। और न्यायाधीश को सही न्याय देने के लिए, ताकि उचित न्याय देने के लिए किसी लोग लालच में ना आए, तो उसको सुरक्षा दी जाती है। किसी को डरा करके उसे गलत काम ना करे, इसलिए उसे कड़ी सुरक्षा दी जाती है और समुचित वेतन दिया जाता है, ताकि किसी धन के लालच में ना आए। और जो अवकाश, खूब अवकाश दिए जाते हैं, उसको जितना अवकाश चाहिए उसके ऊपर। और जब उसकी
और रिटायरमेंट आ जाती है, अवकाश ले लेता था, उसके प्राप्त करने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी पेंशन भी बढ़ा दी जाती है। तो इन सभी को देख करके ये आदमी है भ्रष्टाचार से दूर रहता है और वो एक अच्छे न्याय का आशा की जाती है कि जो न्यायाधीश है वो अच्छे न्याय देंगे ताकि उनको पूरी फैसिलिटी सुविधा दी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार संस्थाओं के कामकाज में आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार भारत में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्यों है। और दूसरा प्रश्न पढ़ा हमने कार्यपालिका क्या है, संक्षेप में बताया हमने। कार्यपालिका दो प्रकार की बताई आपने, आज तक कार्यपालिका एक ही प्रकार की पढ़ी थी। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री आते हैं, जिनको हटाना जनता का काम है, लगाना जनता का काम है, उनको सत्ता सौंपना जनता का काम है। दूसरी हमारी स्थायी कार्यपालिका जिसमें हमारे ऑफिसर बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके नाम पर प्रशासनिक कार्य का चलते हैं। और नंबर जो है अगला, मंत्री परिषद में कितने मंत्री हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन से वर्ग कौन कौन से हैं, कैबिनेट सत्र के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। और इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 था न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है कि जो न्यायपालिका हमारे सर्वोपरि न्यायपालिका है वो किसी के भी अंदर काम नहीं करती है, इसलिए हमारी सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियोज में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कल आपने पाठ पढ़ा था, उस पाठ में से अच्छे से ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए वीडियोज देखते रहें, पाठ पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।